आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल में आगे बढ़ते हुए बाकी के जो दो पोजीशंस थे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम एक बार जरा याद कर लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या डेफिनेशन थी और क्या क्या कंडीशंस हमें रखनी है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जब दो अपोजिट चार्जेस, ठीक है, ये देखिए दो अपोजिट चार्जेस हैं पर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और ये दोनों एक स्मॉल सेपरेशन पर रखे जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, हमें याद क्या रखना है आगे के लिए कि ये जो डायपोल की लेंथ होती है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो हमें क्या लेना होता है, 2l, यानी दोनों के मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मिड पॉइंट से पहले वाले चार्ज का डिस्टेंस l और मिड पॉइंट से दूसरे वाले चार्ज का भी डिस्टेंस l। ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है डायपोल के बारे में। ठीक है, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्या हो जाता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो वो मैंने यहाँ बना दिया, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको रखनी है याद, किसकी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, अब हमने एक पहली पोजीशन हमने क्या किया था, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए बच्चों, जैसे कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बना दिया, ये मान लीजिए -q चार्ज है बच्चों, और ये क्या आ जाता है, +q चार्ज। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इन दोनों ये डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लेना है हमने, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों, और इस पर एक पॉइंट आप ले लीजिए। तो पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ये एक पॉइंट में यहाँ पर ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट से मैंने इस मिड पॉइंट पर क्या कर दिया, एक लाइन मार्क कर दी, लाइन खींच दी। ठीक है, तो अब देखिए ये मैंने एक पॉइंट लिया जो कि डाइपोल के मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर था, और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी डाइपोल के मिड पॉइंट तक। मैं ये लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देती हूँ नीचे, तो ये l डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये l डिस्टेंस, और अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, ये देखिए ये हमने क्या किया, ये लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन से आपने ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली इधर ये आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्योंकि हमने मिड पॉइंट पर पॉइंट लिया है, ये थोड़ा सा बच्चों को लाइन बराबर नहीं आ रही है तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा हम इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी, और ये देखिए बच्चों, ये क्योंकि दोनों डाइपोल्स का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं अभी P नाम दे रही हूँ, या P नहीं देती A नाम दे रही, क्योंकि अभी डाइपोल मोमेंट के लिए भी हम साइन P लेंगे। तो दोनों चार्जेस का डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये देखिए ये एंगल थीटा बन रहा है बच्चों,
तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए इतना आपको क्लियर होता है। अब ये देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए बच्चों क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको ये बताया भी था कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब मैं यहाँ पर क्योंकि E1 दे रही हूँ तो आपको याद रखना है ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है। तो इस सेकेंड चार्ज की वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखिए। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना लेते हैं, ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया, ये क्या आ गया, E2। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक्सटीरियर एंगल की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा, इन दोनों एंगल्स का सम 2 थीटा। ठीक है, ये अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं फिर इसको इरेज कर दूंगी। ठीक है ना, क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल ABC का, तो ये वाला एंगल क्या आ गया बच्चों, 2 थीटा। अब मैं अगर इस एंगल को बीच से डिवाइड कर दूं, देखिए यहां से मैंने इस एंगल को डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये थीटा और ये थीटा। अब यहां पर देखिए ये जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से, पर हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो इन दोनों चार्जेस की फील्ड को मिलाकर के हमें किस में कन्वर्ट कर देना, एक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो एक फील्ड निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे वेक्टर को। ये वेक्टर में हम रिजॉल्व क्यों करते हैं बच्चों, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। नहीं तो आप इन दोनों E1 और E2 को मिलाकर के फिर एक फील्ड कैसे निकालेंगे और उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो। ठीक है, और रिजॉल्व भी हम कैसे करेंगे, रिजॉल्व ये तभी हो पाएगा ना जब ये E1 और E2 क्या हो जाए, E हो जाए। तो अब देखिए यहां पर E1 की वैल्यू क्या आएगी, KQ अपॉन R²। देखिए इस चार्ज से डिस्टेंस इसका क्या हो गया, ये हम मान लेते हैं R, तो ये भी R हो गया। तो E1 आपका क्या आ गया बच्चों, KQ अपॉन R²। अब देखिए तो जो E1 होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये जो R है, ये R अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो R² की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, X² प्लस L², और जो R होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ X² प्लस L²। तो सेम यही चीज, अब ये अगर हम R का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आ गया, KQ अपॉन रूट ऑफ X² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो देखिए
E1 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा पावर से। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दोनों जो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम था, तो इट मींस हमारे पास E2 भी क्या आने वाला है, E1 के इक्वली, जो कि कितना है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर, अब हम अगर इनके कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है, मैं यहां पर इसके कंपोनेंट्स बनाना चाहती हूं। देखिए अब यहां पर मैं अगर इसके कंपोनेंट्स बनाना चाहती हूँ, तो देखिए क्या बनेंगे कंपोनेंट्स, बहुत आराम से, क्योंकि मैंने क्या बताया, अभी हमने कैलकुलेशंस को अपनी इजी करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो एंगल थे, यहां पर ये थीटा था और ये थीटा था, और ये हमारा E1 है, E2 जो कि हमारा E ही है। तो अगर मैं यहां पर ये फिगर थोड़ी सी छोटी सी नीचे ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। देखिए ये हमारी फिगर कुछ कुछ ऐसे बन रही है, ये मैंने यहाँ बीच से ये डिवाइड किया थीटा को, ये एक थीटा और एक ये दूसरा थीटा। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये ई, ये थीटा और ये थीटा, ये भी ई है आपका जिसको मैंने E2 नाम दिया था, और ये E1 जो कि ई के ही इक्वल हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इस ई के दो कंपोनेंट्स आप कर देंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको आप क्या बोलेंगे, ई साइन थीटा। हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक में कन्वर्ट करना है, एक रिजल्टेंट लेकर आना है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, नहीं तो ये थीटा को लेकर के कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाती है, इसीलिए हम ये रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को। तो अब ये देखिए इस वाले थीटा का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, क्या आ गया, ई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये नीचे वाले थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों देखिए, ई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला इसका, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, ये भी क्या आ गया, ई कॉस थीटा। तो ई नेट आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर बच्चों, देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, दोनों को सम, क्योंकि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो नाउ ई नेट इज ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ई। तो ई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा इज व्हाट, 2e कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कॉस थीटा की हम वैल्यू यहां लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यहां से हम ले सकते हैं, क्या कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एल बाई आर, वही ले रहे हैं, कॉस थीटा क्या है हमारा, एल बाई आर, और आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, आर हमारा क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब बस आपने कुछ नहीं करना, ये कॉस थीटा की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको ई नेट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ई नेट क्या आ जाएगा, देखिए ई नेट आपको क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये आ जाता है आपका 2e cos थीटा, 2kq अपॉन, देखिए ई की वैल्यू आपकी क्या है, ये आपका क्या है,
के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखिए 2e cos थीटा रूट में आने वाला है, मैंने यहाँ रूट नहीं लगाया है, आप लोग यहाँ करेक्शन कर लेना। ये भी क्या आ गया ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2k³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। रूट को हटाकर हम उस पर पावर क्या लगा सकते हैं, 1/2। अब ये देखिए ऐड कर देंगे दोनों को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी पावर 3/2। तो यहाँ पर आपको डायपोल क्या मिल गया, ई नेट आपको क्या मिल गया डायपोल की वजह से। देखिए यहाँ मैं कर देती हूँ, तो यहाँ पर ई नेट आपके पास आ गया बच्चों के, और ये देखिए अभी ऊपर बताया मैंने 2 इंटू क्यू इंटू एल, ये 2 को Q को और L को मैं कंबाइन कर दूं तो Q इंटू 2L बन जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं एक एक स्टेप करके भी बता देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आ गया 2kQL, अब ये QL और 2 को कंबाइन कर देंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर कितनी आ गई 3/2। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लेंथ इंटू 2L इंटू क्यू, चार्ज इंटू लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। तो बस अब हमारे पास ई नेट का बच्चों फॉर्मूला आ जाता है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद आपका ये स्टेप है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, आपको कई बार क्या केसेस दे रखे होते हैं और रियलिटी में भी यही होता है कि जो L की वैल्यू होती है वो X से बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो X इज वेरी मच ग्रेटर देन L, और L का अगर हम स्क्वायर कर दें तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो फिर हमारे पास ई नेट का बच्चों फॉर्मूला क्या आ जाता है, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसल आउट हुआ तो आपको के पी क्या मिल गया बच्चों, के पी अपॉन एक्स की पावर देखिए 3। तो ये आपको ई नेट मिल गया कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक। अब देखिए यहां पर ध्यान से एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, यहां पर देखिए जो ई नेट होगी उसकी डायरेक्शन क्या है, ई नेट की क्या डायरेक्शन है बच्चों, ये वाली डायरेक्शन ई नेट की डायरेक्शन है, इनका रिजल्टेंट है। तो देखिए यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ई नेट की डायरेक्शन ये होती है ना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, हमने एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, हमने इक्वेटर पर भी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तो ई एट एक्सिस कितना था एक्सियल पोजीशन पर, अगर आपको याद हो तो 2kp अपॉन x³, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने अभी निकाला, डायपोल मूवमेंट है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आपको ये नोटेशन देनी होगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है डायपोल की वजह से, वो क्या हो जाती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल पोजीशन के मैग्नीट्यूड से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। अब देखिए ये डाइपोल था, अगेन हम यहाँ पर डाइपोल ये बना लेते हैं माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर कोई भी, अब ये कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, अभी हम यहाँ पर ये कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, स्पेस में कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों अब देखिए क्या करेंगे। पहला स्टेप हमें क्या करना है कि एक डाइपोल मोमेंट बनाना है। देखिए ये अगर एक पॉइंट है तो ये मान लीजिए इस पॉइंट को, अभी मैं पहले डाइपोल मोमेंट बताऊंगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों, देखिए अगर मैं इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ कुछ ऐसे आएगा ये, ठीक है। अभी ये डायरेक्शन नहीं आ रही है सही, थोड़ा सा मेजरमेंट की वो रहती है, तो अभी हम प्रॉपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये क्या बना रही हूं मैं, ये जो लाइन बना रही हूं ये डाइपोल मूवमेंट से एक एंगल बनाएगी, और ये किसी भी पॉइंट के लिए आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैंने क्या किया, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, डाइपोल बना दिया यहाँ पर, ये रहा डाइपोल, और ये देखिए ये डाइपोल है। याद रखिएगा जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा हम बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। अब ये डाइपोल को आपने क्या कर देना है, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है। ये P को आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना है। क्यों रिजॉल्व करना है बच्चों, क्योंकि ये स्पेस में कोई भी पॉइंट है और इस P के जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उन्हीं दोनों कंपोनेंट्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो आपने इस P को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। देखिए कैसे, इस P के इधर यानी ये थीटा एंगल वाली डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा, P cos थीटा। किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये मैं लिख दे रही हूँ, ये कंपोनेंट आ गया P cos थीटा। इस P cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट आया जिसको मैंने क्या बोला बच्चों, P sin थीटा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चाहूं तो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर सकती हूँ, मेरी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। एक्सियल पोजीशन पर भी सेम आएगी, आप ये देखिए, ठीक है। तो हमने ये क्यों रिजॉल्व किया, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी, मैं ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर भी रखूं तो भी मैं सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, डाइपोल मूवमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो ये देखिए क्या किया, ये याद रखना है आपको, रिजॉल्व डाइपोल मूवमेंट इनटू टू कंपोनेंट्स। P sin थीटा, ये पहला कंपोनेंट आया, सेकंड कंपोनेंट क्या, P cos थीटा, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका डाइपोल मूवमेंट से जो डिस्टेंस है वो हमने क्या माना, r, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट इज r, ठीक, इतना क्लियर होता है आपको। अब देखिए ये जो डाइपोल मूवमेंट का P cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, ये क्या बनेगी, देखिए ये ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पर आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस क्यू यानी P sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसके क्या है, परपेंडिकुलर,
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है बच्चों, ये देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, हम इधर नहीं बनाएंगे, डाइपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट बनती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। अब देखिए ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी हमारी ई नेट। इतना क्लियर होता है? दोबारा से बता दूं आपको, देखिए बहुत सिंपल चीज, हमने ये P को यानी डायपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट बना दिए, P साइन थीटा, P कॉस थीटा। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट इस P कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के एक्सियल पोजीशन पर है और इस P साइन थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर पोजीशन पर है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर हमने ये बना दिए दोनों। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल देंगे, अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिक्वायर्ड पॉइंट, देखिए एक्सियल पोजीशन पर अपना वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक्सियल वाला क्या क्या था हमारा 2kp r³। लेकिन इस केस में जो एक्सियल वाला p का कंपोनेंट है क्या है, वो p cos थीटा, इसलिए अकेला p नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2kp cos थीटा अपॉन r³, ठीक है। और ये देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो अगेन दैट इज नॉट अलोन p। तो हम ये p का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, p साइन थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, k p साइन थीटा अपॉन r³। अब आपने यहाँ पर देखिए E परपेंडिकुलर निकाल दिया और E एक्सियल निकाल दिया। ये देखिए ये जो एंगल है हम इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा, क्योंकि थीटा ऑलरेडी हमने नीचे मान लिया है, ठीक है। ये अल्फा हमें आगे रिक्वायर्ड होगा क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों, वो वही जैसे वेक्टर का की डायरेक्शन हम निकालते हैं, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी ई नेट क्या आ जाती है, ई नेट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों जो डाइपोल मूवमेंट है, एक ये पी, एक कैसे इनका, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना, 90 है, कॉस थीटा 90 है, यहाँ पर ये एंगल 90 है। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, जो हमारी ई नेट आएगी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर थीटा क्या हो जाए 0, तो 2ab कॉस थीटा वाला कंपोनेंट 0 हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, सिर्फ ई नेट निकालने के लिए या रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब हमारा ई ए वाला कंपोनेंट ये है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाता है, 2kp cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल पोजीशन पर kp साइन थीटा। तो ये आ जाता है आपका kp साइन थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना और आगे। अब देखिए यहाँ पर kp और r³ इसमें सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर पी स्क्वायर ये सब क्या हो जाएगा, रूट के हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएंगे जब इनके हम स्क्वायर करेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो ये आपने बाहर कर दिया kp r³। अब रूट में बच्चों क्या क्या चीजें बची, देखिए 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 4 आ गया,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करके। देखिए यहां सॉल्व कीजिए इसको, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लगाते हैं तो ये क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिख लेना है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 आ गया हमारा। तो अब ये देखिए, तो हमारे पास ई नेट क्या आ जाता है बच्चों, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब, और विद इन ब्रैकेट, सॉरी हम ऐसे लिख दे, ये तो थोड़ा देखिए, के पी अपॉन आर क्यूब और क्या आ जा रहा है, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो फॉर्मूला है मैं किसी भी कहीं भी किसी पॉइंट पर स्पेस में मैं निकाल सकती हूँ, इवन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। देखिए अगर एक्सियल पोजीशन है तो इस फॉर्मूले में मैंने थीटा को क्या ले लेना है, 0। थीटा अगर 0 हो गया बच्चों तो देखिए ई नेट क्या आ जाता है, 2kp अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल के लिए लेना है, इक्वेटोरियल के लिए लेना है, तो मैं क्या करूंगी, थीटा को 90 ले लूंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप किसी भी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं थीटा को यहाँ 90 डिग्री लेती हूँ तो ई नेट मेरा क्या आ जाता है, केपी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको अगला स्टेप हमारा क्या है, डायरेक्शन निकालने का। तो अब ये देखिए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, एक्सियल की डायरेक्शन हमने ये ली थी, और हमारा ई नेट क्या आया था, ये। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये अल्फा। तो डायरेक्शन के लिए हम अपना वही सिंपल फॉर्मूला जो वेक्टर्स में लेते थे, टेन अल्फा निकाल देंगे। ठीक है, तो ई पर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा यानी ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल, विच विल बी इक्वल्स टू, देखिए के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल पे क्या था हमारा, 2kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। जो कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे, बस हमारी वैल्यू आ जाएगी 2p, सॉरी मैं यहाँ साइन थीटा बोल गई है, कॉस थीटा आएगा अपॉन आर क्यूब। इसको हम फिर से लिख देते हैं दोबारा से। ठीक है, 2p कॉस थीटा। देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं आपकी, k कैंसिल आउट हो रहा है k से, p कैंसिल आउट हो रहा है p से, आर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा आर क्यूब से। तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यानी हमारे पास जो टेन अल्फा की बच्चों वैल्यू आई वो क्या आ गई, हाफ टेन थीटा। ठीक है, तो जो नेट इंक्लिनेशन होगा इसका ई नेट का डाइपोल की एक्सिस से वो क्या आ रहा है, थीटा प्लस अल्फा। नेट इंक्लिनेशन of E net with axis of dipole
इज थीटा प्लस अल्फा। देखिए यहां पर देखिए ये जो पॉइंट था ये कितना था, थीटा एंगल पर, और ई नेट भी और कितने कितने एंगल पर आ रही है, और अल्फा एंगल पर। ठीक है, ये थीटा यहां तक, ये इतना थीटा जा रहा है, और प्लस और अल्फा थीटा में ऐड हो गया, तो ई नेट की डायरेक्शन ये आ गई। तो कितना इंक्लिनेशन है ई नेट का डायपोल मूवमेंट से, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्या कर दिया, डायपोल मूवमेंट हमने निकाल दिया एट डिफरेंट पोजीशन। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आप ध्यान से देखिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा।